तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्य और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं कैम गुरु जेई पर। तो जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जीओसी खत्म हो चुका है और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आज से आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाएगा। एक नई शुरुआत है। मतलब ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा कि जीओसी और आईयूपीएससी नहीं करना है। उसमें भी मतलब उनके भी थोड़े थोड़े टॉपिक याद पड़ेंगे, यूज़ होंगे, पर ज़्यादा नहीं होंगे। तो अगर आप लोगों ने जीओसी आईयूपीएससी नहीं देखा है तो आप पहले आइसोमेरिज्म कवर कर सकते हैं और फिर जीओसी और आईयूपीएससी भी कर लेना। ठीक है, मतलब एक तरीके से देखा जाए, अगर आप लोग अपनी 11th क्लास की केमिस्ट्री की बुक उठा के देखते हैं तो ये तीनों चीज़ें एक साथ आपको एक ही चैप्टर के अंदर मिलेंगी। चैप्टर का नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 11th क्लास के इस चैप्टर में आपको आईयूपीएससी भी दिखेगा, आइसोमेरिज्म भी दिखेगा और जीओसी भी दिखाई देगा। लेकिन जो लोग जेई की नीट की तैयारी करते हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको ये सारे के सारे टॉपिक अलग अलग करके पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, आईयूपीएससी अलग से पढ़ाया जाता है, आइसोमेरिज्म अलग से पढ़ाया जाता है, जीओसी अलग से पढ़ाया जाता है। क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम शब्दों में लिख रखा है और बहुत अजीब तरीके से लिख रखा है, लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं तो बहुत वास्ट, बहुत एक्सटेंडेड वे में पढ़ते हैं और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर देंगे। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे जैसे बोला जाता है ना कि मैथ्स के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके जो सवाल होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल चैप्टर में भी दिखाई देंगे और कंबाइंड में भी दिखाई देंगे। उसी प्रकार आइसोमेरिज्म एक ऐसा टॉपिक होता है जो आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, तो जैसे इस बार रीनीट हुआ था तो रीनीट में भी ऐसे 2 सवाल आए थे, एक या 2 सवाल ऐसे आए थे जिसमें पहले आप लोगों से रिएक्शन करवाई गई, फिर जो प्रोडक्ट बने थे ए और बी या सी और डी या ए और डी, उनके बीच में आप लोगों से आइसोमर के बारे में पूछा था कि कौन सा आइसोमर है, क्या इसमें जीआई दिख रहा है, क्या इसमें ओआई दिख रहा है, क्या ये कौन सा प्रकार का स्ट्रक्चर आइसोमर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आइए अब हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। एक काम करते हैं, पहले शब्द से बताते हैं जो शब्द क्या कहना चाह रहा है। कि ये देखो, जो ये वर्ड है ना, इसी वर्ड में आपको मतलब पता होगा, इसी वर्ड में आपको मतलब छिपा होगा, तो मैं वो मतलब आपको बताऊंगा। फिर हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद हम लोग टेक्निकल वर्ड में आएंगे। ठीक है, देखो आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, और मर का मतलब होता है पार्ट, यानी यूनिट। पार्ट कह लो या यूनिट कह लो। ठीक है, देखो आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना होता है। आइसोमर्स होते क्या है? जैसे आइसोमर्स वो होंगे कि एक कंपाउंड जो बिल्कुल सेम दिखाई दे पर उसके पार्ट में थोड़ा थोड़ा चेंज आए। अभी ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा। आइसो का मतलब होता है सेम और मर का मतलब होता है यूनिट। सेम यूनिट, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखकर अगर आप उसके स्ट्रक्चर को बदल दें तो वो कहलाता है आइसोमर। सेम यूनिट, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखकर अगर आप उसकी कनेक्टिविटी को चेंज करें या उसके अरेंजमेंट को चेंज करें तो वो कहलाते हैं आइसोमर्स। ध्यान से बात को फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब आप किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को चेंज करे बगैर उसके अरेंजमेंट को चेंज करते हैं या उसकी कनेक्टिविटी को चेंज करते हैं तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स को आइसोमर्स कहा जाता है। और इस फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। हम लोग पहले एक नॉर्मल एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो ये 3 अलग अलग केसेस हैं। ध्यान से सुनना बात को। ठीक है, ये केस 1 है, ये केस 2 है और ये केस 3 है। ठीक है, 3 अलग अलग हम लोगों ने केस लिए हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक केस में मैं 2 सोफे को, सोफा मतलब जिसमें हम लोग बैठते हैं, घर में है ना सबके सोफा। हम तीनों केस में सोफे के अलग अलग तरीके से उसको रखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने एक सोफे को ऐसे रखा और दूसरे सोफे को मैंने कुछ ऐसा रखा। ठीक है, ध्यान से देखना है, एक सेकेंड। एक को मैंने ऐसे रखा और एक को मैंने ऐसे रखा। ठीक है, दूसरे केस में सोफे के अरेंजमेंट को मैंने कुछ इस प्रकार से रखा है,
ऐसे एल शेप में रखा है, ठीक है। किस में रखा है? एल शेप में रखा है, इस प्रकार से, ठीक है। एक केस में मैंने दोनों सोफे को आमने सामने रखा, ठीक है। मान लो ये दोनों सोफे हैं, इसको मैंने ऐसे रख दिया, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, और बीच में आप टेबल लगा सकते हो तो लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरे केस में मैंने सोफे को कुछ ऐसे रखा एल शेप में, ठीक है, ऐसे और ऐसे। तीसरे में मैं क्या कर रहा हूँ? तीसरे में मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ऐसे ये रखा और इसको ऐसे रख दिया, ठीक है। इसको मैंने ऐसे रख दिया, इसको मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर, एक सेकेंड वेट देखना, रुकना एक सेकेंड, तो सेम रहेगा ना। ये और यहाँ पर ऐसा, ठीक है, ठीक है। एक ऐसे और एक इधर की तरफ है, ठीक है। बस मैं इस केस से बताना चाह रहा था कि इसमें मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। पहले ये बताइए, क्या केस 1 और केस 2 में, दोनों केस में सोफा जो है उसकी कनेक्टिविटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। ध्यान से देखना, केस 1 में और केस 2 में जो कनेक्टिविटी है क्या वो सेम है या चेंज हो रही है? कनेक्टिविटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? कनेक्टिविटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? केस 1 और केस 2 में कनेक्टिविटी चेंज हो रही है, कनेक्टिविटी दोनों में चेंज हो रही है। इसमें दोनों सोफे कनेक्टेड है, इसमें सोफा कनेक्टेड नहीं है, तो इन दोनों में क्या हो रहा होगा? कनेक्टिविटी चेंज हो रही होगी, ठीक है। इन दोनों में क्या हो रहा होगा? कनेक्टिविटी चेंज हो रही होगी, ठीक है। केस 1 और केस 3 में आप लोग क्या बोलेंगे? सर केस 1 और केस 3 में भी कनेक्टिविटी चेंज हो रही है, केस 1 और केस 2 में भी कनेक्टिविटी चेंज हो रही है, केस 1 और केस 2 में भी कनेक्टिविटी चेंज हो रही है। यहाँ पर सोफे कनेक्टेड है, यहाँ पर सोफा कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब मैं केस 2 और केस 3 की बात करता हूँ, इन दोनों की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान से देखना, इन दोनों में कनेक्टिविटी तो सेम है, इन दोनों में कनेक्टिविटी तो सेम है। ये भी एल शेप का दिखाई दे रहा है, ये भी एल शेप का दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में अलग क्या है? इन दोनों में अरेंजमेंट अलग है। इन दोनों में अलग क्या है? अरेंजमेंट अलग है। इन दोनों में अलग क्या है? अरेंजमेंट अलग है, ठीक है। इन दोनों में अलग क्या है? अरेंजमेंट का खेल है यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, एक में कनेक्टिविटी चेंज हो रही है और एक में अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। सर यहाँ पर तो हमें अरेंजमेंट भी चेंज दिखाई दे रहा है सर, केस 1 और केस 3 में, और केस 1 केस 2 में तो अरेंजमेंट भी चेंज दिखाई दे रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, आइसोमेरिज्म के केस में अगर कभी भी ऐसा हो कि कनेक्टिविटी भी चेंज हो रही हो और अरेंजमेंट भी चेंज हो रहा हो, आइसोमेरिज्म के केस में अगर कनेक्टिविटी भी चेंज हो रही हो और अरेंजमेंट भी चेंज हो रहा हो, तो हम कनेक्टिविटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो इन दोनों में क्या हो रहा होगा? इन दोनों में कनेक्टिविटी का चेंज आ रहा है, C1 C3 पे भी कनेक्टिविटी का चेंज आ रहा है, और C2 C3 में अरेंजमेंट का चेंज आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। कनेक्टिविटी और अरेंजमेंट अगर दोनों चेंज हो रहे हो, कनेक्टिविटी और अरेंजमेंट अगर दोनों चेंज हो रहे हो, तो हम लोग कनेक्टिविटी को प्रायोरिटी देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो इससे मैं बताना क्या चाह रहा था? इससे मैं ये बताना चाह रहा था कि एक कंपाउंड में अगर आप कनेक्टिविटी को चेंज करते हैं या उसकी अरेंजमेंट को चेंज करते हैं, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को बिना बदले, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को बिना बदले, यहाँ पर भी तुम्हें 2 सोफे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी तुम्हें 2 सोफे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी तुम्हें 2 सोफे दिखाई दे रहे हैं, तो तुम लोग सोफे तो नहीं बदल रहे, ऐसा तो नहीं यहाँ पे 2 यूज कर रहे हो, यहाँ पे 3 यूज कर रहे हो, यहाँ पे 4 यूज कर रहे हो, ऐसा तो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। अगर आप किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला को बिना बदले उसके अरेंजमेंट को चेंज कर दें या उसकी कनेक्टिविटी को चेंज कर दें, तो उसको बोलते हैं आइसोमर, तो उसको बोलते हैं आइसोमर। तो लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। आइसोमर्स क्या होंगे? आइसोमर्स क्या होंगे? पहला कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी सेम, ठीक है। दूसरा सेम ड्यू, ड्यू क्या होती है? आईयूपीएस में पढ़ाया था, ड्यू इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ड्यू इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। तीसरा आइदर कनेक्टिविटी और अरेंजमेंट चेंजेस, और अरेंजमेंट चेंजेस, ठीक है। या तो कनेक्टिविटी का चेंज आ रहा हो या अरेंजमेंट का चेंज आ रहा हो। अगर दोनों का चेंज आएगा तो किसको प्रायोरिटी दोगे? किसको प्रायोरिटी दोगे? कनेक्टिविटी को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम ड्यू, आइदर कनेक्टिविटी और अरेंजमेंट चेंजेस, ठीक है।
इसको बोलते हैं आइसोमर, इनको कहते हैं आइसोमर। और इस फिनोमेना को बोला जाता है आइसोमेरिज्म, इस फिनोमेना को बोला जाता है आइसोमेरिज्म, इस फिनोमेना को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उसका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, है ना, ये बात तो नॉर्मल है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, डी सेम होनी चाहिए, आइदर कनेक्टिविटी और अरेंजमेंट में चेंज आना चाहिए। तो कनेक्टिविटी में चेंज आ रहा हो या अरेंजमेंट में चेंज आ रहा हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए, एक फ्लो चार्ट देख लिया। देखो इसमें मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। एक फ्लो चार्ट बना देते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइसोमेरिज्म दो प्रकार के हैं, एक है स्ट्रक्चरल, दूसरा है स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दूसरा है स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 6 प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे? चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। मेटामर्स, रिंग आइसोमर और लास्ट में है आपका टोटोमर्स, ठीक है। ये 6 प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स में 2 केस और आ जाते हैं, ठीक है। एक है आपका कॉन्फिगरेशनल, ठीक है। एक है आपका कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशन में 2 पार्ट आएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म GI और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म OI, ठीक है। तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट है आइसोमेरिज्म का, जो हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे हर एक चीज को अच्छे से पढ़कर, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर 6 प्रकार के, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामर्स, टोटोमेरिज्म, रिंग आइसोमर, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर में 2 प्रकार के आ जाएंगे, कॉन्फिगरेशनल, कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशन में GI और OI आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेस्ड है आपका कनेक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर बेस्ड है आपका कनेक्टिविटी के ऊपर और स्टीरियो आइसोमर आपका बेस्ड है अरेंजमेंट के ऊपर, ठीक है। क्या आप लोगों को समझ में आ गई? अभी मैं बताता हूँ कि कनेक्टिविटी का क्या मतलब है और अरेंजमेंट का क्या मतलब है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगा अच्छे तरीके से दिखा के, ठीक है। तो ये है वो फ्लो चार्ट जो हम लोगों को इस चैप्टर में कवर करना है, तो इसको आप लिख लीजिएगा और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कनेक्टिविटी का और अरेंजमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। आइए, मान लो पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये कौन से प्रकार का आइसोमर के मैंने अभी टाइप नहीं बताया, कौन से प्रकार का आइसोमर है मैं अभी पूछना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग चेक करेंगे क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है भी या नहीं। सबसे पहले लोग गलती यही करते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्ट अटैक कर देते हैं कि हाँ ये इस प्रकार का आइसोमर है, ये इस प्रकार का आइसोमर है। पहले देख तो लो कि आइसोमर की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो भी रही है कि नहीं हो रही, क्या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है भी कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 ये 5 मेंबर की कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 ये 5 मेंबर की कार्बन की चेन है। तो यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड दिखाई नहीं दे रही, तो हाइड्रोजन की संख्या भी सेम होगी, C5H12, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इनका सेम है। अब यहाँ पर मुझे बताना है, यहाँ पर मुझे चेक करना है इनकी कनेक्टिविटी चेंज हो रही है कि अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूँ इसमें 5 कार्बन एटम की मेन चेन दिखाई दे रही है, 5 कार्बन एटम की पेरेंट चेन यानी मेन चेन दिखाई दे रही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 इसमें कितने कार्बन एटम की मेन चेन दिखाई दे रही है? 1 2 3 4 इसमें 4 की दिखाई दे रही है, इसमें 5 की दिखाई दे रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कनेक्टिविटी चेंज हो गई। मैं कह सकता हूँ कि एक कार्बन की चेन को, एक कार्बन को उठा के ब्रांच में लगा दिया गया है, एक कार्बन की एटम को उठाकर
एक ब्रांच में लगा दिया गया है। यहाँ पर 5 मेंबर की चेन है, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी चेंज हो गई है। यहाँ पे 5 मेंबर की पेरेंट चेन थी, यहाँ पे 4 मेंबर की पेरेंट चेन है। यहाँ पर क्या करा गया कि एक कार्बन के एटम को उठाकर ब्रांच में लगा दिया गया, यही किया ना। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी का चेंज आ रहा है, यहाँ पे कनेक्टिविटी का चेंज आ रहा है। अब इसकी बात ध्यान से देखो, दूसरे क्वेश्चन पर आओ, ठीक है। ये दोनों के दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ये दोनों के दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक में तो CH3 जो होंगे, एक में CH3 जो होंगे वो सेम साइड पर है, एक में CH3 जो है वो सेम साइड पर है, ठीक है। और इस केस में जो CH3 है वो अपोजिट साइड में है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यहाँ कनेक्टिविटी भी सेम है। क्यों? 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 मेंबर की चेन आ रही है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 मेंबर की पेरेंट चेन आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी 4 मेंबर की पेरेंट चेन आ रही है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि कनेक्टिविटी चेंज नहीं करी जा रही है, लेकिन अरेंजमेंट बदल दिया। एक केस में दोनों CH3 सेम साइड पर लगे हुए हैं, दूसरे केस में CH3 अपोजिट साइड में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर अरेंजमेंट का चेंज आया है, ठीक है। क्या आप लोगों की बात समझ में आ गई? क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई कि पहले में देखा जाए तो पेरेंट चेन बदल रही है, दूसरे में देखा जाए तो आपका अरेंजमेंट बदल रहा है। यहाँ पर मेन चेन में डिफर आ रहा है, यहाँ पर मेन चेन में डिफर नहीं आ रहा, लेकिन अरेंजमेंट में डिफर आ रहा है। इस केस में CH3 दोनों सेम साइड पर लगे हैं और दूसरे केस में दोनों अपोजिट साइड में लगे हुए हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके जो स्ट्रक्चरल आइसोमर हम लोगों ने देखे थे उसको कवर करेंगे। हमारा ऑर्डर क्या होने वाला है? हमारा ऑर्डर यही है कि सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स पे जाएंगे, पहले GI कवर करेंगे, फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कवर करेंगे और फिर लास्ट में कन्फर्मेशनल आइसोमर देखेंगे, ठीक है। तो आइए इसी ऑर्डर में फॉलो करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट डालिए चेन आइसोमर, ठीक है। चेन आइसोमर, इसको मैं CI करके लिख देता हूँ, ठीक है। पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास तक अपने दिमाग में एक चीज़ अच्छी तरीके से बैठा लेना कि अगर आइसोमर की बात हो रही है तो सबसे पहली कंडीशन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, तो पहली कंडीशन लिखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें सेम रहेगा, ठीक है। चेन आइसोमर्स में क्या होगा? चेन आइसोमर में देखो नाम में ही छुपा हुआ है सारा खेल। चेन आइसोमर्स यानी चेन कहीं ना कहीं बदल रही होगी, पेरेंट चेन मेन चेन में डिफर आ रहा होगा, ठीक है। तो पेरेंट या मेन चेन डिफर, ठीक है। यानी जो आपकी मेन चेन है, देखो इसमें सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप लोगों को IUPAC नेमिंग करना आता है, मैं नामकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको नंबरिंग करना भी आता है तो आप आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसमें पेरेंट चेन डिफर कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये मैंने एग्जांपल दिया था, ये आपका पेंटेन है, ठीक है। ये क्या है आपका 2-मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ये क्या है आपका 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले तो चेक करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 मेंबर की चेन है, 1 2 3 4 5 C5H12, 1 2 3 4 5 C5H12, तो तीनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, इसकी नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? तीनों केस में मेन चेन डिफर कर रही है, तीनों केस में मेन चेन जो है वो डिफर कर रही है। इस केस में 5 मेंबर की कार्बन चेन है, इसमें 4 मेंबर की कार्बन चेन है, इसमें 3 मेंबर की कार्बन चेन दिखाई दे रही होगी, मेन कार्बन चेन, पेरेंट चेन, ठीक है। तो इस केस में ये तीनों के तीनों आपस में चेन आइसोमर्स कहलाएंगे, ये तीनों के तीनों आपस में कहलाएंगे चेन आइसोमर्स, ठीक है। चेन आइसोमर्स वो आइसोमर्स होंगे जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा पर पेरेंट चेन डिफर कर रही होगी, कार्बन की मेन चेन में परिवर्तन आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 मेंबर की कार्बन की मेन चेन थी, यहाँ पे 4 मेंबर की है, यहाँ पे 3 मेंबर की है। इज दैट क्लियर? क्या आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, क्या आप लोगों को समझ में आया?
जैसे जैसे हम एक बार अच्छी तरीके से सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ ले तो हम लोग अच्छे खासे सवाल करने वाले हैं इसके ऊपर। आगे आइए, आगे लिखिए दूसरा पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स अगेन सारा खेल नाम में छुपा हुआ है, सारा खेल नाम में ही छुपा हुआ है। ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर पोजीशन चेंज हो रही है, पर पोजीशन सेम हो रही है, पर पोजीशन भी सेम हो रही है, ठीक है। डिफर इन पोजीशन, पोजीशन किसकी पोजीशन, ब्रांच की पोजीशन कह लो, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन चेंज कह लो। फॉर एग्जांपल मैं अभी करवाऊंगा क्वेश्चन, डिफर इन पोजीशन ऑफ ब्रांच, जैसे कि आपका मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जैसे कि OH, क्लोरीन, ब्रोमीन, NO2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सवाल कराते हैं तो पोजीशन आइसोमर्स में क्या होगा कि आपके पोजीशन चेंज हो जाएगी, ब्रांच की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन करते हैं, टेंशन मत लो, हर एक चीज के सवाल करेंगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना मल्टीपल बॉन्ड भी लिख लेना, मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। अल्किन अल्काइन भी ऐड कर लेना, ठीक है। आइए सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये है ठीक है। अगर आप इसकी नेमिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। पोजिशनल आइसोमर में आपको मेन चेन तो सेम दिखाई दे रही है, कार्बन की पेरेंट चेन आपको सेम दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी 4 कार्बन की मेन चेन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन की मेन चेन है। बदलाव किस में आ रहा है, बदलाव किस में आ रहा है, सब बदलाव आ रहा है अल्कोहल की पोजीशन में। यहाँ पर ये इसका अगर मैं नामकरण करूँ तो ये ब्यूटेन 1 ओल है, यहाँ पर ये ब्यूटेन 2 ओल है। पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पर OH पहले नंबर पर था, यहाँ पर ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर जब आपके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो ये पोजिशनल आइसोमर्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, पोजिशनल आइसोमर्स कहलाएंगे। यहाँ पर अल्कोहल में जो OH है वो 1 नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे OH की जो पोजीशन है वो 2 नंबर पे आ रही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में सेम है, पेरेंट चेन आप लोगों को दोनों में सेम दिखाई दे रही है। चेन आइसोमर्स में क्या होता होगा, चेन आइसोमर में क्या होता है कि पेरेंट चेन ही डिफर कर जाती है, ठीक है। और सवाल देखो, और सवाल देखो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, देख लो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। ये ब्यूट 1 ईन है, ये ब्यूट 2 ईन है, मल्टीपल बॉन्ड चेंज आ रही है, मल्टीपल बॉन्ड में चेंज आ रहा है, ठीक है। और देखो ये भी पोजिशनल आइसोमर्स है, ये भी पोजिशनल आइसोमर है। 1 2 3 4 5, 3 क्लोरोपेंटेन, 1 2 3 4 5, 2 क्लोरोपेंटेन, ये आपस में पोजिशनल आइसोमर्स कराएंगे। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? पोजिशनल आइसोमर्स में क्या हो रहा होगा, ब्रांच चेंज हो रही होगी। पोजिशनल आइसोमर्स में क्या हो रहा होगा, ब्रांच चेंज हो रही होगी और फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन में बदलाव आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और मैं करा देता हूँ आपको ब्रांच वाला, ठीक है। देखो ध्यान से, एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 2 मिथाइल पेंटेन है, ये 3 मिथाइल पेंटेन है। क्या आप लोगों को ब्रांच की पोजीशन चेंज दिखाई दे रही है? क्या आप लोगों को ब्रांच की पोजीशन दिखाई दे रही है? यहाँ पे मिथाइल दूसरी पोजीशन पे लगा है, यहाँ पे मिथाइल की पोजीशन 3 है। पोजीशन ऑफ मिथाइल इज चेंजिंग, पोजीशन ऑफ ब्रांच इज चेंजिंग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, इसलिए ये कंपाउंड पोजिशनल आइसोमर कहलाएगा। इसलिए दोनों आपस में पोजिशनल आइसोमर शो करेंगे, इसलिए दोनों आपस में पोजिशनल आइसोमर शो करेंगे। इज दैट क्लियर? क्या आप लोगों को समझ में आया? अब आगे मूव करते हैं, ठीक है। तीसरा, फंक्शनल आइसोमर्स।
फंक्शनल आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम होनी चाहिए। जो मैंने सबसे पहले आइसोमेरिज्म में लिखवाया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है, डीओ सेम होनी चाहिए, कनेक्टिविटी या फिर अरेंजमेंट में चेंज होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें वैलिड है, मैं बार बार नहीं लिखवा सकता। लेकिन पहली कंडीशन यही है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। और जो जैसे जैसे आप आइसोमर अलग अलग प्रकार के पढ़ते रहेंगे उसकी क्या क्या कंडीशन है मैं वो भी लिखवा दूंगा। जैसे चेन में मैंने लिखवाया था कि मेन चेन डिफर कर जाएगी, पोजीशन में मैंने लिखवाया कि पोजीशन डिफर कर जाएगा। अब फंक्शनल देखते हैं, फंक्शनल में क्या हो रहा होगा, फंक्शनल ग्रुप में चेंज आ रहा होगा। फंक्शनल ग्रुप इज चेंजिंग, फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखना, ध्यान से बात को समझना। कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप होंगे जो आपस में फंक्शनल आइसोमर्स शो कर रहे हो, ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे जो आपस में फंक्शनल आइसोमर्स की तरह बिहेव कर रहे हो। पहला एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और एंड कीटोन, ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। कैसे, CH3 CH2 CHO, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन की चेन, 3 4 5 6 3 3 6 हाइड्रोजन सेम, एक ऑक्सीजन सेम। अगर मैं एल्डिहाइड को ओपन कर दूं, अगर मैं एल्डिहाइड को ओपन कर दूं तो ये एल्डिहाइड तक ऐसा दिखेगा, तो C डबल बॉन्ड O दिखाई दे रहा है, C डबल बॉन्ड O दिखाई दे रहा है। इस केस में ये लोग फंक्शनल आइसोमर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और आइए, ईथर, ईथर एंड एल्कोहल, ether and alcohol, they are also functional isomers, they are also functional isomer, they are also functional isomers. Cyanide, cyanide and isocyanide, cyanide and isocyanide, ये भी functional isomers है। cyanide का स्ट्रक्चर होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, isocyanide का होता है N, ये, ठीक है। एक में साइनाइड में अल्काइल ग्रुप से कार्बन जुड़ा होगा, आइसोसाइनाइड में R ग्रुप N से जुड़ा होगा, ठीक है। फोर्थ, एस्टर एंड एसिड, एस्टर एंड एसिड आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स, एस्टर एंड एसिड आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। और आइए, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। छठा, डाइईन, अगर डायर नहीं कह रहा हूँ, डाइईन कह रहा हूँ, ठीक है, डाइईन एंड आइन, ठीक है। यानी कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें 2 बार डबल बॉन्ड आ रही हो और एक में ट्रिपल बॉन्ड आ रही हो, तो देखोगे तो इसमें भी DU 2 दिखाई देगी, इसमें भी DU 2 दिखाई देगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं, ये सारे के सारे आपके फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं, ये सारे के सारे आपके फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। सवाल करके देख लें, जैसे कि CH3 O CH3 एंड CH3 CH2 OH, आप लोगों को बताना है कि कौन सा आइसोमर है। तो ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरा चेक करो, C2H6O C2H6O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक में ईथर है एक में एल्कोहल है, तो ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे, ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे, ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। क्लियर है? क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? आगे कंटिन्यू करें हम, ठीक है। चौथा, मेटामेरिज्म, मेटामर्स, मेटामर्स, ठीक है। कंडीशन सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, सभी में बार बार लिखवा रहा हूँ। मेटामेरिज्म ऐसे कंपाउंड होते हैं, मेटामेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें वही ग्रुप पार्टिसिपेट कर सकता है जिसकी वैलेंसी 2 हो। मतलब 2 का वैलेंसी का क्या मतलब है कि दोनों तरफ से ग्रुप जुड़े हुए हों, जिसमें दोनों तरफ से ग्रुप जुड़े हुए हों, जिसमें दोनों तरफ से ग्रुप जुड़े हों, जिसको ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, जिसमें ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है, जिसको ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, ब्रिजिंग
ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, या इसको और भी नाम से जाना जाता है जिसको पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, देखो ऐसे कंपाउंड के बारे में सोचो जो दोनों तरफ से जुड़े हुए होते हैं अल्काइल ग्रुप से। ऐसे कंपाउंड के बारे में सोचो जो दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं। एक तो मैंने अभी करवाया था, ध्यान से देखो, ईथर में ऑक्सीजन इधर साइड से भी जुड़ा होगा, इस साइड से भी जुड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है। और क्या हो सकता है, कीटोन ध्यान से देखो, कार्बन यहाँ से भी आर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी आर से जुड़ा हुआ है। ये ब्रिजिंग फंक्शन ग्रुप है। पॉलीवैलेंट जो एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप से जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और क्या हो सकता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ये आर और आर, मैं यहाँ पे आर डैश करके लिख लेता हूँ, ध्यान से लिखना। आर और आर डैश सेम भी हो सकते हैं, आर और आर डैश अलग भी हो सकते हैं। आर और आर डैश सेम भी हो सकते हैं, आर और आर डैश अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से हो सकते हैं, सोचो। ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है? हो सकता है। क्या है ये? एनहाइड्राइड। क्या है ये? एनहाइड्राइड। क्या है ये? एनहाइड्राइड। क्या है? एनहाइड्राइड। ठीक है, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अगला आर सी डबल बॉन्ड एन आर डैश। ठीक है, 2 डिग्री अमाइड, आर सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक एच हो जाएगा। ठीक है, एन आर डैश आर डबल डैश, ये भी हो सकता है। 3 डिग्री अमाइड भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ सोच सकते हो, ईथर हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, थायोईथर भी अमाइड हो गया, ये भी हो गया। और क्या हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है? एल्डिहाइड नहीं हो सकता, क्योंकि एल्डिहाइड में एक ही तरफ से आर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एल्डिहाइड नहीं हो सकता, ध्यान रहे बात को। एसिड हो सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं हो सकता, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं हो सकता, क्योंकि आर केवल एक ही तरफ से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इतने काफ़ी हैं, और जैसे जैसे सवाल आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ब्रिजिंग फंक्शन ग्रुप और कौन कौन से होते हैं। क्लियर है बात? तो ये सारे के सारे ऐसे ग्रुप हैं जो आपस में मेटामेरिज्म शो करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन देख लो ध्यान से। मान लो कि एक है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो ये आपस में मेटामेरिज्म शो करेंगे, ध्यान से देखो। R और R डैश, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होगा। तो ये कहलाते हैं आपके मेटामेरिज्म, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। पांचवा, रिंग आइसोमर, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। इस केस में क्या होगा, रिंग आइसोमर में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है कि रिंग आ रही है तो एक रिंग होगी, ठीक है। एक तो होगी आपकी रिंग और एक होगा आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। एक होगा आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। देखो अनसैचुरेटेड कंपाउंड का क्या मतलब है, डबल बॉन्ड जिसमें आ जाती है। क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि अगर आपकी रिंग आ रही है तो कहीं ना कहीं उसकी ड्यू एक तो मिनिमम होगी। अगर कहीं ना कहीं आपकी रिंग आइसोमर बन रहा है और रिंग आ रही है तो कहीं ना कहीं उसकी ड्यू एक होगी। और अगर एक में ड्यू आ रही है तो दूसरे कंपाउंड में भी ड्यू एक आना बहुत जरूरी है, तभी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, है ना। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड एंड रिंग इज प्रेजेंट, रिंग इज देयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये और ये आपस में रिंग आइसोमर कहलाएंगे, ये आपस में रिंग आइसोमर कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमर कवर करे हैं।
एक लास्ट आइसोमर है टोटोमेरिज्म, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो थोड़ा सा बड़ा भी है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं इन्हीं के ऊपर सवाल करवाऊंगा पहले, फिर हम लोग टोटोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।